नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कार्मल सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 96 ITR शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 34 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर चेन्नई ITAT ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 18 मई 2022 को आया। फ्रेंड्स, इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। हमने अपने असेसमेंट्स के अंदर ये देखा है कि जब भी असेसिंग ऑफिसर को कंपनीज के केस में, LLP के केस में, जहां पे ये देखते हैं कि डायरेक्टर्स को पेमेंट की जा रही है या उनके रिलेटिव्स को पेमेंट की जा रही है, जो कि सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 के अंदर फॉल करते हैं, तो वो लोग ये एलिगेशन लगाते हैं कि ये पेमेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव हैं और ये सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 के अंदर जो है वो फॉल करती हैं और इनको डिसअलाउ किया जाना चाहिए। ऐसा ही मैटर इस केस में था। असेसी को करीबन 85 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और असेसी ने उस 85 लाख में से 75 लाख रुपए का डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन दे दिया। दूसरा इस केस में जो फैक्ट था वो ये था कि पिछले साल जो प्रॉफिट था वो करीबन 1.25 करोड़ रुपए के करीब था और कुछ भी रेम्यूनरेशन नहीं दिया था। कहने का मतलब ये है कि पिछले साल प्रॉफिट भी ज्यादा था और कोई सैलरी भी नहीं दी डायरेक्टर्स को। इस साल प्रॉफिट 85 लाख था और जो रेम्यूनरेशन दे दिया वो 75 लाख रुपए दे दिया। तो असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि ये जो रेम्यूनरेशन है ये बहुत ज्यादा है। आपने जो रेम्यूनरेशन दिया है वो 80% तक प्रॉफिट का दे दिया। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जितना रेम्यूनरेशन दिया था उसका खाली कुछ पार्ट अलाउ किया। उन्होंने एक बेसिस ले लिया कि जितना प्रॉफिट है उसका 20% रेम्यूनरेशन में अलाउ करूंगा और 80% डिसअलाउ करूंगा। डिसअलाउ करने के पीछे जो मेन लॉजिक था वो ये था कि पब्लिक कंपनी के केस में मैक्सिमम 11% प्रॉफिट कंपनीज अपने डायरेक्टर्स को दे सकती हैं, जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं। तो एक तो उन्होंने इसका आधार ले लिया। दूसरा, उन्होंने इस चीज का आधार लिया कि पिछले साल प्रॉफिट ज्यादा होने के बाद भी आपने सैलरी नहीं दी और इस बार प्रॉफिट कम होने पे भी आपने 85 लाख में से 75 लाख रुपए का डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन बांट दिया। तो ये कह करके उन्होंने इसको डिसअलाउ किया। लेकिन कहीं पे भी उन्होंने ये एक्सरसाइज नहीं की कि जो मैं डिसअलाउ कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। क्या ये रेम्यूनरेशन जो दिया वो डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन के हिसाब से जस्टिफाइड था? जितना टाइम उन्होंने कंपनी को दिया, क्या ये उसके हिसाब से जस्टिफाइड था? कोई भी ऐसा एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं लाए जिससे ये पता चले कि ये जो रेम्यूनरेशन वो एक्सेसिव बता रहे हैं ये क्यों एक्सेसिव है। कोई कंपैरिजन उन्होंने रिकॉर्ड पे नहीं लाया। इस वजह से जब ये मैटर CIT अपील के पास गया तो CIT अपील ने भी AO के ऑर्डर को अपील रखा, लेकिन CIT अपील के ऑर्डर के एंगेज जो है असेसी ITAT गया और ITAT का जो मेन कंटेंशन था असेसी को इस केस में रिलीफ देने का वो ये था कि आपको डिसअलाउंस करने के लिए सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 के अंदर असेसिंग ऑफिसर को यह बताना है कि ये पेमेंट एक्सेसिव क्यों है। क्या कोई ऐसी सिमिलर कंपनी से कंपैरिजन किया गया या डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं थी? कुछ भी ऑर्डर के अंदर ऐसा नेगेट नहीं किया गया था, ऐसे तथ्य सामने नहीं लाए गए थे जिसकी वजह से यह पता चले कि यह सैलरी एक्सेसिव है। ITAT ने इसमें एक बात और ये कही कि जब डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन दिया गया है तो जो डायरेक्टर्स हैं वो भी मैक्सिमम मार्जिनल रेट में आ रहे हैं। तो इस केस में यदि ये रेम्यूनरेशन दिया भी गया है तो रेवेन्यू न्यूट्रल है। ये इसके अंदर कहीं पे भी रेवेन्यू का कोई लॉस नहीं हुआ है। यदि कंपनी रेम्यूनरेशन नहीं देती तो कंपनी टैक्स देती और अब यदि सैलरी दे दी गई है डायरेक्टर्स को तो डायरेक्टर्स ने उस पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स दिया है। तो फ्रेंड्स, the judgment passed by the Honorable Chennai ITAT is a very balanced judgment because without bringing on record any finding against the assessee or the
expenses claimed by the assessee, you cannot disallow them. This is a general principle of law. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the cases is Carmel Softtech Private Limited versus Income Tax Officer. Thank you, friends.